रफा में इसराइल के हमले में कैसे मारे गए कई फलस्तीनी शरणार्थी। वेस्ट बैंक से होकर गाजा के लिए राहत सामग्री ले जा रहे ट्रकों पर इसराइली कब्जे वाले वेस्ट बैंक में किए जा रहे हमले। ड्राइवरों को भी बनाया जा रहा निशाना। देखेंगे ग्राउंड रिपोर्ट। उधर रफा में इसराइली एयर स्ट्राइक में 45 फलस्तीनी शरणार्थियों की मौत। कई देशों ने की इसराइली हमले की निंदा। इसराइली सेना और मिस्र के सैनिकों के बीच गोलीबारी। गाजा में रफा क्रॉसिंग के पास हुई घटना में मिस्र के एक सैनिक की मौत की खबर। इसराइल ने कहा घटना की हो रही है जांच। मिस्र की सेना के साथ जारी है बातचीत। रूसी सेना ने किया यूक्रेन के 2 और गांव पर कब्जे का दावा। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा एक गांव खार्किव में और दूसरा दोनेत्स्क प्रांत में कब्जा किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा इस हफ्ते अब तक 3000 गाइडेड बमों से हमला कर चुका है रूस। सहयोगी देशों से मांगी मदद। पापुआ न्यू गिनी में शुक्रवार को आए भूस्खलन में अब भी 2000 लोगों के दबे होने की आशंका। राहत एजेंसियों ने कहा बचाव कार्य में आ रही हैं दिक्कतें। घटनास्थल तक पहुंचने में भी हो रही है समस्या। दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट। पाकिस्तानी सेना ने कहा खैबर जिले में चरमपंथियों से मुठभेड़ में 5 सैनिकों की मौत। 5 संदिग्ध चरमपंथी भी मारे गए। एक दिन पहले पेशावर शहर के पास एक ऑपरेशन के दौरान सेना के 2 जवानों की हुई थी मौत। पाकिस्तान के मुताबिक सीमा पार अफगानिस्तान है चरमपंथियों की पनाहगाह। इन आरोपों को बेबुनियाद बताता है अफगानिस्तान। कल इसराइल और हमास फिर से बातचीत की मेज पर बैठने वाले हैं। उम्मीद थी कि गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई पर शायद बात बन जाए, लेकिन इससे ठीक पहले तनाव बढ़ता दिख रहा है। कवर स्टोरी में देखिए क्यों टूटने लगा इसराइल और हमास के बीच बातचीत करवाने वालों का सब्र भी, और गाजा ले जा रही मदद को कैसे रोक रहे हैं कुछ इसराइली। गाजा में रफा के पास इजरायली हमले में आम लोगों के मारे जाने के बाद इसराइल ने कहा है कि वो अपनी कार्रवाई की समीक्षा करेगा। फलस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि इसराइल के एयर स्ट्राइक से शरणार्थियों के एक कैंप में दर्जनों लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। घटनास्थल के वीडियो में भीषण आग नजर आ रही है। वेस्ट बैंक में फलस्तीनी प्राधिकरण ने इसराइल के इस हमले को जनसंहार करार दिया है और आरोप लगाया है कि उसने जानबूझकर विस्थापित लोगों के तंबुओं को निशाना बनाया है। यूरोप और अरब देशों ने रफा में जारी इसराइली कार्रवाई की निंदा की है। और इससे पहले हमास ने तेल अवीव की ओर रॉकेट दागे थे। इस साल जनवरी के बाद यह हमास की ओर से पहला लंबी दूरी के रॉकेट से किया गया हमला था। और इस्राएली सरकार के प्रवक्ता अवी हिमन ने बताया कि रफा में किए गए हमले का मकसद क्या था। दुख की बात है कि कल रात जो घटनाएं हुई उनके बीच कोई नैतिक समानता नहीं है। कल रात हम हमास के 2 बड़े टारगेट को निशाना बनाने जा रहे थे। प्रारंभिक रिपोर्टों से ऐसा लगता है कि किसी तरह आग लग गई और उसने दुखद रूप से लोगों की जान ले ली। मैं कह रहा हूं कि ऐसा लगता है क्योंकि अभी जांच चल रही है। इजरायली सेना इस तरह की हर दुर्घटना की वास्तविकता जानने के लिए जांच करती है। अब देखना होगा कि इसराइल और हमास के बीच बातचीत होगी या नहीं। इसराइली पीएम नेतन्याहू पर सैन्य रणनीति बदलने का दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि क्या इससे इसराइली बंधकों की रिहाई और हमास के खात्मे का लक्ष्य पूरा हो पाएगा। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि बीते रोज हमास तेल अवीव की ओर 8 रॉकेट दागने में सफल रहा। ये इसराइल के बीचों बीच का वो इलाका है जहां जनवरी से अब तक कोई हमला नहीं हुआ था। तो लोग पूछ रहे हैं कि नेतन्याहू की रणनीति कारगर भी है या नहीं। वीकेंड पर तेल अवीव में प्रदर्शन भी हुए। शुक्रवार को ही इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा था कि इसराइल को रफा में कार्रवाई रोकनी चाहिए, मगर ऐसा हुआ नहीं और सैन्य कार्रवाई जारी है। रफा क्रॉसिंग अब भी बंद है, यानी गजा में सही से राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही। जंग की शुरुआत से अब तक गजा में मरने वालों की संख्या भी 36,000 के पार हो गई है। इस बीच मिस्र की सेना का कहना है कि रफा क्रॉसिंग पर इजरायली सेना के साथ हुई फायरिंग में उसके एक जवान की मौत हुई है। इजरायली सेना ने कहा है कि वो इस घटना की जांच कर रही है। और गजा में जंग शुरू हुए 7.5 महीने अब बीत चुके हैं, लेकिन जंग से बेहाल लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाना अब भी मुश्किल है। राहत एजेंसियां कह रही हैं कि राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही। इजराइल का कहना है कि वो पूरी कोशिश कर रहा है कि ज्यादा मात्रा में मदद पहुंचे, लेकिन सारे इजरायली नहीं चाहते कि गजा के लोगों के लिए खाना पहुंचे। कुछ महीने पहले प्रदर्शनकारियों ने केरेम शलोम क्रॉसिंग पर राहत सामग्री को रोकना शुरू किया था, मगर हाल के हफ्तों में अब उनके निशाने पर जॉर्डन से मदद लेकर आ रही गाड़ियों के काफिले भी हैं। इन्हें गजा पहुंचने से पहले इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक से गुजरना होता है। और कुछ ऐसी घटनाओं की चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें प्रदर्शनकारी ट्रकों और ड्राइवर्स पर हमले कर रहे हैं। अब इजराइल के शांति समर्थक एक्टिविस्ट गश्त लगा रहे हैं ताकि मदद के इन काफिलों को कोई दिक्कत ना हो।
देखिए बीबीसी संवाददाता पॉल एडम्स की रिपोर्ट। हर कोई नहीं चाहता कि गजा तक मदद पहुंचे। कई इस्राएली इसे रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हाल के हफ्तों में ऐसे हमले ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। राहत सामग्री लेकर जा रहे ट्रकों को रोककर तोड़फोड़ करने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। ऐसा करते आपको यहाँ हर उम्र के लोग मिल जाएंगे। इस दक्षिणपंथी एक्टिविस्ट का कहना है कि ये सहायता रोकना बहुत जरूरी है। ये एकमात्र तरीका है जिससे हम जीत सकते हैं, एकमात्र तरीका जिससे हम अपने बंधकों को आजाद करवा सकते हैं। रात होते ही प्रदर्शनकारी अपना काम खत्म कर एक सफल ऑपरेशन का जश्न मना रहे हैं। इनमें से ज्यादातर इस्राएली सेटलर्स हैं। पुलिस किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर पा रही या शायद करना नहीं चाहती, इसलिए अंत शायद ऐसा ही होना था। लेकिन कई इस्राएली ऐसे भी हैं जो इसके खिलाफ आगे आ रहे हैं, ऐसे हमलों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और जब वो प्रदर्शनकारियों को रोक नहीं पाते तो कम से कम जो बच पाए उसे बचाने की कोशिश करते हैं। ये टारकुमिया चेक पॉइंट है जहां ये लोग अब पहरा दे रहे हैं। ये वो जगह है जहां कब्जे वाला वेस्ट बैंक और इस्राइल एक दूसरे के पड़ोसी हैं। ये वही जगह है जहां एक हफ्ते पहले राहत सामग्री ले जा रहे एक काफिले पर दक्षिणपंथी इस्राएलियों की ओर से हमला किया गया। जॉर्डन से आने वाली और गजा को जाने वाली हर मदद को यहां से होकर गुजरना पड़ता है। ट्रक ड्राइवर शुक्रिया अदा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इन एक्टिविस्ट की मौजूदगी से उन्हें उम्मीद है कि उन्हें कुछ हद तक तो सुरक्षा मिलेगी, जो उन्हें लगता है कि प्रशासन नहीं दे रहा। सूफ बताते हैं कि वो पुलिस पर एक्शन लेने का दबाव बना रहे हैं। हम जब किसी ऐसी जगह जाते हैं और देखते हैं कि कट्टरपंथी यहाँ पर मौजूद हैं, हम पुलिस को कॉल कर उस जगह पर आने के लिए कहते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ कि जिन इलाकों में हमले हुए हैं वहाँ पुलिस मौजूद थी, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं, और ये बहुत दुखद है क्योंकि पुलिस का काम कानून बनाए रखना है। ये ग्रुप पूरे इस्राएल के यहूदियों और अरब लोगों को एक साथ लाता है। मैं बहुत सशक्त महसूस करता हूँ। पिछले 7-8 महीनों से छिड़ी जंग और गजा में लोगों की हत्याओं के बाद अब आखिरकार मैं उन लोगों की मदद कर पा रहा हूँ जो भूख से मर रहे हैं। लेकिन ऐसे हमले अब और ज्यादा बढ़ गए हैं। यरूशलेम में कई लोग फलस्तीनियों के ट्रकों से डॉक्यूमेंट्स मांगते देखे गए हैं और लगता नहीं है कि उन्हें किसी का डर है। इधर वेस्ट बैंक में एक फलस्तीनी ड्राइवर को उसकी गाड़ी से खींचकर निकाला गया और फिर पीटा गया। वो राहत सामग्री पहुंचाने वालों में नहीं था, लेकिन फिर भी उसे निशाना बनाया गया। और खबर पापुआ न्यू गिनी से, जहां शुक्रवार को एक गांव में भूस्खलन हुआ। खबर है कि इसमें 2000 से ज्यादा लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। पापुआ न्यू गिनी की आपदा राहत एजेंसी के मुताबिक एनगा प्रांत में यह हादसा हुआ है। राहत और बचाव का काम कर रही एजेंसियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इलाके में जमीन स्थिर नहीं है। केटी वॉटसन की रिपोर्ट। भयंकर तबाही का मंजर, एक सुदूर इलाका जहां की जमीन स्थिर नहीं है। भूस्खलन भी हो रहा है और इस वजह से राहत बचाव करने वालों को काफी मुश्किलें आ रही हैं। भूस्खलन के 3 दिन बाद भी घटनास्थल पर हालात बेहद मुश्किल हैं, लेकिन इसके बावजूद स्थानीय लोग मलबे में जिंदगियां तलाशने में जुटे हुए हैं। यहाँ भूस्खलन शुक्रवार को एकदम सुबह हुआ, ऐसे वक्त में जब ज्यादातर लोग सो रहे थे। 100 से ज्यादा घर मलबे की चपेट में आ गए। फिलहाल कुछ शव ही मलबे से निकाले जा सके हैं। कई जगहों पर मलबा 8 मीटर तक पहुंच गया है, लेकिन इस सुदूर इलाके में भारी मशीनों को पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो भी औजार स्थानीय लोगों के पास है, उसी की मदद से लोगों को मलबे से निकालने की कोशिश की जा रही है। मुश्किलें बस इतनी ही नहीं हैं। पास का एक इलाका हिंसा की चपेट में है। इसकी वजह से भी राहत सामग्री पहुंचने में दिक्कतें हो रही हैं। पिछले 24 घंटों में थोड़ी उम्मीद जगी है। मलबे से एक पति पत्नी को जिंदा निकाल लिया गया है। राहत की बात यह है कि जब भूस्खलन हुआ उस वक्त उनके तीनों बच्चे वहां मौजूद नहीं थे। यह हादसा कितना बड़ा है ये समझने और मलबे से लोगों को निकालने में अभी काफी वक्त लगेगा।
और कार्यक्रम में आगे दिखाएंगे कैसे सीमेंट को रिसाइकल करके प्रदूषण घटाने की कोशिश कर रहे हैं वैज्ञानिक। लेकिन उससे पहले बात चीन की, जो अब तक कोरोना महामारी के झटके से उबर नहीं पाया है। और इस सबके बीच चीन की अर्थव्यवस्था के लिए वहां के टूरिस्ट एक उम्मीद लेकर आए हैं। लेकिन बाहर से आने वाले सैलानियों की संख्या अब भी कम है और इसने वहां की सरकार की फिक्र बढ़ाती है। उन्हें चीन की ओर आकर्षित करने के लिए सरकार नए तरीके अपना रही है। देखिए चीन के वुजन से स्टीफन मैकडॉनल्ड की रिपोर्ट। चीन के प्राचीन शहर और गांव दुनिया भर से सैलानियों को खींच लाते हैं, चाहे वो खास हो या आम। अब यहाँ के पॉलिसी मेकर्स को उम्मीद है कि सैलानियों की संख्या और बढ़ेगी। नदी किनारे बसे वुजन के इस खूबसूरत शहर में लग रहा है कि सैलानी वापस आ गए हैं और ये चीन की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी खबर है, जो अब तक कोरोना वायरस के असर से जूझ रही है। यहाँ आइसक्रीम बेच रहे शख्स से मैंने पूछा कि क्या सैलानियों की संख्या बढ़ी है। उन्होंने हमसे कहा कि पर्यटकों की संख्या सिर्फ बढ़ी ही नहीं है, बल्कि कोरोना काल के पहले जैसी हो गई है। दूसरे दुकानदारों ने भी कुछ ऐसा ही कहा। कारोबार अच्छा चल रहा है और ये बेहतर ही होगा। यहाँ सैलानी परंपरागत कपड़े पहनना पसंद करते हैं। वो हमें बताते हैं कि उनके दोस्त और परिजन भी कोरोना के बाद अब फिर से घूम फिर रहे हैं। हाँ, कोरोना काल के बाद अब हम दूसरी जगहों पर आ जा रहे हैं। चीन के ऐतिहासिक स्थलों पर जाकर आपको पता चलेगा कि वहाँ सैलानी तो आ रहे हैं, पर दूसरे देशों के लोग बेहद कम हैं। हम यहाँ पूरे दिन रहे और शायद ही कोई विदेशी पर्यटक दिखा हो। कुछ साल पहले तक ऐसी जगह पर विदेशी सैलानियों का तांता लगा रहता था, अब ऐसा नहीं है। यहाँ रह रही एक रूसी छात्रा ने कहा कि उन्हें चीन बेहद पसंद है, लेकिन अब यहाँ विदेशियों को लेकर लोगों का रवैया बदल रहा है। मेरे दोस्त और बाकी स्टाफ चीन में रहते हैं। कुछ ज़रूरत हो तो दिक्कत होती है, क्योंकि चीन के लोग आपसे खुलते नहीं हैं। कुछ विदेशी सैलानियों का कहना है कि चीन के इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऐप का इस्तेमाल मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल असंभव हो। दूसरे देशों से आए लोगों का कहना है कि इनसे पेमेंट करने, टिकट बुक करने में दिक्कत होती है। आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? चीन के लोगों से दोस्ती करिए, जैसा हमने किया। तो क्या चीजें आसान हो जाएंगी? पर्यटकों को लुभाने के लिए चीन कई देशों के लिए वीजा फ्री ट्रैवल की सुविधा दे रहा है, लेकिन वैश्विक राजनीति ने पर्यटन को लेकर उसकी छवि पर असर डाला है। फिर भी यहाँ की टूरिज्म कंपनियों को उम्मीद है कि यहाँ की खूबसूरत जगहों की वजह से विदेशी सैलानी यहाँ वापस लौटेंगे। वैसे महामारी के दौरान पूरी दुनिया का टूरिज्म सेक्टर प्रभावित हुआ था, मगर मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और अमेरिका में 90% रिकवरी हो चुकी है। हालांकि एशिया और पैसिफिक देशों में 65% ही सुधार हुआ है। और क्या आपको पता है कि पानी के बाद धरती पर दूसरी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ क्या है? ये है कंक्रीट, और यही सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाली चीज़ भी है। दुनिया भर में 8% कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लिए कंक्रीट जिम्मेदार है। लेकिन ब्रिटेन के वैज्ञानिकों की एक टीम का मानना है कि उसने एक ऐसा तरीका इजाद कर लिया है जिससे इस कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। वो इस्तेमाल किए जा चुके पुराने सीमेंट को फिर से इस्तेमाल करने लायक बना रहे हैं, और वो भी बिजली से चलने वाली उन भट्टियों में जहां स्टील को रिसाइकल किया जाता है। इमारतें बनानी हों या पुल, आज हर जगह कंक्रीट का इस्तेमाल होता है, मगर इससे प्रदूषण भी फैलता है। इससे भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक टीम इस्तेमाल किए जा चुके सीमेंट की मदद से कार्बन के उत्सर्जन को घटाने की तैयारी कर रही है। इस तरीके को सीमेंट बनाने वाली भट्टियों में पहले ही आजमाया जा चुका है। उन्हें पता चला कि इस तरीके का इस्तेमाल एक और हैवी इंडस्ट्री स्टील रिसाइकलिंग में किया जाता है। स्टील को रिसाइकल करने वाली ये इलेक्ट्रिक भट्टियां काफी गर्म हैं और इन्हें रिन्यूएबल एनर्जी से चलाया जा रहा है। और यहाँ स्टील से गैर ज़रूरी चीज़ों को हटाने के लिए जिन केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, वो केमिकल्स यूज्ड सीमेंट में पहले से ही होते हैं। ऐसे में इस्तेमाल किए जा चुके सीमेंट का इस्तेमाल स्टील बनाने वाली फैक्ट्रियाँ अपनी लागत और कार्बन उत्सर्जन दोनों को घटाने के लिए कर सकती हैं। मगर कैसे? ये स्टील की इलेक्ट्रिक भट्टियों में तैयार किया गया लो कार्बन पोर्टलैंड सीमेंट का पहला सैंपल है।
दुनिया का सबसे पहला। This is a world first. अगर आप बिना कार्बन के सीमेंट बना सकते हैं तो इसका मतलब है कि हम इन चीजों का इस्तेमाल आगे भी जारी रख सकेंगे। भविष्य में नो कार्बन के हमारे लक्ष्य के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है। It's important to be able to make cement with no carbon in the future. माना जा रहा है कि ये लो कार्बन सीमेंट ब्रिटेन की 1/4 मांग को पूरा कर सकता है, क्योंकि अब इस तरीके से काफी ज्यादा स्टील रिसाइकल किया जा चुका है। ऐसे में इसे दुनिया में आजमाया जा सकता है। इससे सीमेंट बनाने में होने वाले प्रदूषण में भी कमी लाई जा सकती है। रफा में इसराइल के हमले में कैसे मारे गए कई फलस्तीनी शरणार्थी। वेस्ट बैंक से होकर गाजा के लिए राहत सामग्री ले जा रहे ट्रकों पर इसराइली कब्जे वाले वेस्ट बैंक में किए जा रहे हमले। ड्राइवरों को भी बनाया जा रहा निशाना। देखेंगे ग्राउंड रिपोर्ट। उधर रफा में इसराइली एयर स्ट्राइक में 45 फलस्तीनी शरणार्थियों की मौत। कई देशों ने की इसराइली हमले की निंदा। इसराइली सेना और मिस्र के सैनिकों के बीच गोलीबारी। गजा में रफा क्रॉसिंग के पास हुई घटना में मिस्र के एक सैनिक की मौत की खबर। इसराइल ने कहा घटना की हो रही है जांच। मिस्र की सेना के साथ जारी है बातचीत। रूसी सेना ने किया यूक्रेन के 2 और गांवों पर कब्जे का दावा। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा एक गांव खार्किव में और दूसरा दोनेत्स्क प्रांत में कब्जा किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा इस हफ्ते अब तक 3000 गाइडेड बमों से हमला कर चुका है रूस। सहयोगी देशों से मांगी मदद। पापुआ न्यू गिनी में शुक्रवार को आए भूस्खलन में अब भी 2000 लोगों के दबे होने की आशंका। राहत एजेंसियों ने कहा बचाव कार्य में आ रही हैं दिक्कतें। घटनास्थल तक पहुंचने में भी हो रही है समस्या। दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट। पाकिस्तानी सेना ने कहा खैबर जिले में चरमपंथियों से मुठभेड़ में 5 सैनिकों की मौत। 5 संदिग्ध चरमपंथी भी मारे गए। एक दिन पहले पेशावर शहर के पास एक ऑपरेशन के दौरान सेना के 2 जवानों की हुई थी मौत। पाकिस्तान के मुताबिक सीमा पार अफगानिस्तान है चरमपंथियों की पनाहगाह। इन आरोपों को बेबुनियाद बताता है अफगानिस्तान। कल इसराइल और हमास फिर से बातचीत की मेज पर बैठने वाले हैं। उम्मीद थी कि गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई पर शायद बात बन जाए, लेकिन इससे ठीक पहले तनाव बढ़ता दिख रहा है। कवर स्टोरी में देखिए क्यों टूटने लगा इसराइल और हमास के बीच बातचीत करवाने वालों का सब्र भी, और गाजा ले जा रही मदद को कैसे रोक रहे हैं कुछ इसराइली। गाजा में रफा के पास इजरायली हमले में आम लोगों के मारे जाने के बाद इसराइल ने कहा है कि वो अपनी कार्रवाई की समीक्षा करेगा। फलस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि इसराइल के एयर स्ट्राइक से शरणार्थियों के एक कैंप में दर्जनों लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। घटनास्थल के वीडियो में भीषण आग नजर आ रही है। वेस्ट बैंक में फलस्तीनी प्राधिकरण ने इसराइल के इस हमले को जनसंहार करार दिया है और आरोप लगाया है कि उसने जानबूझकर विस्थापित लोगों के तंबुओं को निशाना बनाया है। यूरोप और अरब देशों ने रफा में जारी इसराइली कार्रवाई की निंदा की है। और इससे पहले हमास ने तेल अवीव की ओर रॉकेट दागे थे। इस साल जनवरी के बाद यह हमास की ओर से पहला लंबी दूरी के रॉकेट से किया गया हमला था। और इस्राएली सरकार के प्रवक्ता अवी हिमन ने बताया कि रफा में किए गए हमले का मकसद क्या था। दुख की बात है कि कल रात जो घटनाएं हुई उनके बीच कोई नैतिक समानता नहीं है। कल रात हम हमास के 2 बड़े टारगेट को निशाना बनाने जा रहे थे। प्रारंभिक रिपोर्टों से ऐसा लगता है कि किसी तरह आग लग गई और उसने दुखद रूप से लोगों की जान ले ली। मैं कह रहा हूं कि ऐसा लगता है क्योंकि अभी जांच चल रही है। इजरायली सेना इस तरह की हर दुर्घटना की वास्तविकता जानने के लिए जांच करती है। अब देखना होगा कि इसराइल और हमास के बीच बातचीत होगी या नहीं। इसराइली पीएम नेतन्याहू पर सैन्य रणनीति बदलने का दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि क्या इससे इसराइली बंधकों की रिहाई और हमास के खात्मे का लक्ष्य पूरा हो पाएगा। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि बीते रोज हमास तेल अवीव की ओर 8 रॉकेट दागने में सफल रहा। ये इसराइल के बीचों बीच का वो इलाका है जहां जनवरी से अब तक कोई हमला नहीं हुआ था। तो लोग पूछ रहे हैं कि नेतन्याहू की रणनीति कारगर भी है या नहीं। वीकेंड पर तेल अवीव में प्रदर्शन भी हुए। शुक्रवार को ही इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा था कि इसराइल को रफा में कार्रवाई रोकनी चाहिए, मगर ऐसा हुआ नहीं और सैन्य कार्रवाई जारी है। रफा क्रॉसिंग अब भी बंद है, यानी गजा में सही से राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही। जंग की शुरुआत से अब तक गजा में मरने वालों की संख्या भी 36,000 के पार हो गई है।
इस बीच मिस्र की सेना का कहना है कि रफा क्रॉसिंग पर इजरायली सेना के साथ हुई फायरिंग में उसके एक जवान की मौत हुई है। इजरायली सेना ने कहा है कि वो इस घटना की जांच कर रही है और गजा में जंग शुरू हुए 7.5 महीने अब बीत चुके हैं, लेकिन जंग से बेहाल लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाना अब भी मुश्किल है। राहत एजेंसियां कह रही हैं कि राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही। इजराइल का कहना है कि वो पूरी कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा मात्रा में मदद पहुंचे, लेकिन सारे इजरायली नहीं चाहते कि गजा के लोगों के लिए खाना पहुंचे। कुछ महीने पहले प्रदर्शनकारियों ने केरेम शलोम क्रॉसिंग पर राहत सामग्री को रोकना शुरू किया था, मगर हाल के हफ्तों में अब उनके निशाने पर जॉर्डन से मदद लेकर आ रही गाड़ियों के काफिले भी हैं। इन्हें गजा पहुंचने से पहले इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक से गुजरना होता है और कुछ ऐसी घटनाओं की चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें प्रदर्शनकारी ट्रकों और ड्राइवर्स पर हमले कर रहे हैं। अब इजराइल के शांति समर्थक एक्टिविस्ट गश्त लगा रहे हैं ताकि मदद के इन काफिलों को कोई दिक्कत ना हो। देखिए बीबीसी संवाददाता पॉल एडम्स की रिपोर्ट। हर कोई नहीं चाहता कि गजा तक मदद पहुंचे। कई इस्राएली इसे रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हाल के हफ्तों में ऐसे हमले ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। राहत सामग्री लेकर जा रहे ट्रकों को रोककर तोड़फोड़ करने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। ऐसा करते आपको यहाँ हर उम्र के लोग मिल जाएंगे। इस दक्षिणपंथी एक्टिविस्ट का कहना है कि ये सहायता रोकना बहुत जरूरी है। ये एकमात्र तरीका है जिससे हम जीत सकते हैं, एकमात्र तरीका जिससे हम अपने बंधकों को आजाद करवा सकते हैं। रात होते ही प्रदर्शनकारी अपना काम खत्म कर एक सफल ऑपरेशन का जश्न मना रहे हैं। इनमें से ज्यादातर इस्राएली सेटलर्स हैं। पुलिस किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर पा रही या शायद करना नहीं चाहती, इसलिए अंत शायद ऐसा ही होना था। लेकिन कई इस्राएली ऐसे भी हैं जो इसके खिलाफ आगे आ रहे हैं, ऐसे हमलों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और जब वो प्रदर्शनकारियों को रोक नहीं पाते तो कम से कम जो बच पाए उसे बचाने की कोशिश करते हैं। ये टारकुमिया चेक पॉइंट है जहां ये लोग अब पहरा दे रहे हैं। ये वो जगह है जहां कब्जे वाला वेस्ट बैंक और इस्राइल एक दूसरे के पड़ोसी हैं। ये वही जगह है जहां एक हफ्ते पहले राहत सामग्री ले जा रहे एक काफिले पर दक्षिणपंथी इस्राएलियों की ओर से हमला किया गया। जॉर्डन से आने वाली और गजा को जाने वाली हर मदद को यहां से होकर गुजरना पड़ता है। ट्रक ड्राइवर शुक्रिया अदा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इन एक्टिविस्ट की मौजूदगी से उन्हें उम्मीद है कि उन्हें कुछ हद तक तो सुरक्षा मिलेगी, जो उन्हें लगता है कि प्रशासन नहीं दे रहा। सूफ बताते हैं कि वो पुलिस पर एक्शन लेने का दबाव बना रहे हैं। हम जब किसी ऐसी जगह जाते हैं और देखते हैं कि कट्टरपंथी यहाँ पर मौजूद हैं, हम पुलिस को कॉल कर उस जगह पर आने के लिए कहते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ कि जिन इलाकों में हमले हुए हैं वहाँ पुलिस मौजूद थी, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं, और ये बहुत दुखद है क्योंकि पुलिस का काम कानून बनाए रखना है। ये ग्रुप पूरे इस्राएल के यहूदियों और अरब लोगों को एक साथ लाता है। मैं बहुत सशक्त महसूस करता हूँ। पिछले 7-8 महीनों से छिड़ी जंग और गजा में लोगों की हत्याओं के बाद अब आखिरकार मैं उन लोगों की मदद कर पा रहा हूँ जो भूख से मर रहे हैं। लेकिन ऐसे हमले अब और ज्यादा बढ़ गए हैं। यरूशलेम में कई लोग फलस्तीनियों के ट्रकों से डॉक्यूमेंट्स मांगते देखे गए हैं और लगता नहीं है कि उन्हें किसी का डर है। इधर वेस्ट बैंक में एक फलस्तीनी ड्राइवर को उसकी गाड़ी से खींचकर निकाला गया और फिर पीटा गया। वो राहत सामग्री पहुंचाने वालों में नहीं था, लेकिन फिर भी उसे निशाना बनाया गया। और खबर पापुआ न्यू गिनी से, जहां शुक्रवार को एक गांव में भूस्खलन हुआ। खबर है कि इसमें 2000 से ज्यादा लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। पापुआ न्यू गिनी की आपदा राहत एजेंसी के मुताबिक एंगा प्रांत में यह हादसा हुआ है। राहत और बचाव का काम कर रही एजेंसियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इलाके में जमीन स्थिर नहीं है। केटी वॉटसन की रिपोर्ट। भयंकर तबाही का मंजर, एक सुदूर इलाका जहाँ की जमीन स्थिर नहीं है। भूस्खलन भी हो रहा है और इस वजह से राहत बचाव करने वालों को काफी मुश्किलें आ रही हैं। भूस्खलन के 3 दिन बाद भी घटनास्थल पर हालात बेहद मुश्किल हैं, लेकिन इसके बावजूद स्थानीय लोग मलबे में जिंदगियां तलाशने में जुटे हुए हैं।
यहाँ भूस्खलन शुक्रवार को एकदम सुबह हुआ, ऐसे वक्त में जब ज्यादातर लोग सो रहे थे। 100 से ज्यादा घर मलबे की चपेट में आ गए। फिलहाल कुछ शव ही मलबे से निकाले जा सके हैं। कई जगहों पर मलबा 8 मीटर तक पहुंच गया है, लेकिन इस सुदूर इलाके में भारी मशीनों को पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो भी औजार स्थानीय लोगों के पास है, उसी की मदद से लोगों को मलबे से निकालने की कोशिश की जा रही है। मुश्किलें बस इतनी ही नहीं हैं। पास का एक इलाका हिंसा की चपेट में है। इसकी वजह से भी राहत सामग्री पहुंचने में दिक्कतें हो रही हैं। पिछले 24 घंटों में थोड़ी उम्मीद जगी है। मलबे से एक पति पत्नी को जिंदा निकाल लिया गया है। राहत की बात यह है कि जब भूस्खलन हुआ उस वक्त उनके तीनों बच्चे वहां मौजूद नहीं थे। ये हादसा कितना बड़ा है ये समझने और मलबे से लोगों को निकालने में अभी काफी वक्त लगेगा। और कार्यक्रम में आगे दिखाएंगे कैसे सीमेंट को रिसाइकल करके प्रदूषण घटाने की कोशिश कर रहे हैं वैज्ञानिक। लेकिन उससे पहले बात चीन की, जो अब तक कोरोना महामारी के झटके से उबर नहीं पाया है। और इस सबके बीच चीन की अर्थव्यवस्था के लिए वहां के टूरिस्ट एक उम्मीद लेकर आए हैं। लेकिन बाहर से आने वाले सैलानियों की संख्या अब भी कम है और इसने वहां की सरकार की फिक्र बढ़ाती है। उन्हें चीन की ओर आकर्षित करने के लिए सरकार नए तरीके अपना रही है। देखिए चीन के वुजन से स्टीफन मैकडॉनल्ड की रिपोर्ट। चीन के प्राचीन शहर और गांव दुनिया भर से सैलानियों को खींच लाते हैं, चाहे वो खास हो या आम। अब यहाँ के पॉलिसी मेकर्स को उम्मीद है कि सैलानियों की संख्या और बढ़ेगी। नदी किनारे बसे वुजन के इस खूबसूरत शहर में लग रहा है कि सैलानी वापस आ गए हैं और ये चीन की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी खबर है, जो अब तक कोरोना वायरस के असर से जूझ रही है। यहाँ आइसक्रीम बेच रहे शख्स से मैंने पूछा कि क्या सैलानियों की संख्या बढ़ी है। उन्होंने हमसे कहा कि पर्यटकों की संख्या सिर्फ बढ़ी ही नहीं है, बल्कि कोरोना काल के पहले जैसी हो गई है। दूसरे दुकानदारों ने भी कुछ ऐसा ही कहा। कारोबार अच्छा चल रहा है और ये बेहतर ही होगा। यहाँ सैलानी परंपरागत कपड़े पहनना पसंद करते हैं। वो हमें बताते हैं कि उनके दोस्त और परिजन भी कोरोना के बाद अब फिर से घूम फिर रहे हैं। हाँ, कोरोना काल के बाद अब हम दूसरी जगहों पर आ जा रहे हैं। चीन के ऐतिहासिक स्थलों पर जाकर आपको पता चलेगा कि वहाँ सैलानी तो आ रहे हैं, पर दूसरे देशों के लोग बेहद कम हैं। हम यहाँ पूरे दिन रहे और शायद ही कोई विदेशी पर्यटक दिखा हो। कुछ साल पहले तक ऐसी जगह पर विदेशी सैलानियों का तांता लगा रहता था, अब ऐसा नहीं है। यहाँ रह रही एक रूसी छात्रा ने कहा कि उन्हें चीन बेहद पसंद है, लेकिन अब यहाँ विदेशियों को लेकर लोगों का रवैया बदल रहा है। मेरे दोस्त और बाकी स्टाफ चीन में रहते हैं। कुछ ज़रूरत हो तो दिक्कत होती है, क्योंकि चीन के लोग आपसे खुलते नहीं हैं। कुछ विदेशी सैलानियों का कहना है कि चीन के इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऐप का इस्तेमाल मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल असंभव हो। दूसरे देशों से आए लोगों का कहना है कि इनसे पेमेंट करने, टिकट बुक करने में दिक्कत होती है। आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? चीन के लोगों से दोस्ती करिए, जैसा हमने किया। तो क्या चीजें आसान हो जाएंगी? पर्यटकों को लुभाने के लिए चीन कई देशों के लिए वीजा फ्री ट्रैवल की सुविधा दे रहा है, लेकिन वैश्विक राजनीति ने पर्यटन को लेकर उसकी छवि पर असर डाला है। फिर भी यहाँ की टूरिज्म कंपनियों को उम्मीद है कि यहाँ की खूबसूरत जगहों की वजह से विदेशी सैलानी यहाँ वापस लौटेंगे। वैसे महामारी के दौरान पूरी दुनिया का टूरिज्म सेक्टर प्रभावित हुआ था, मगर मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और अमेरिका में 90% रिकवरी हो चुकी है। हालांकि एशिया और पैसिफिक देशों में 65% ही सुधार हुआ है। और क्या आपको पता है कि पानी के बाद धरती पर दूसरी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ क्या है? ये है कंक्रीट, और यही सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाली चीज़ भी है। दुनिया भर में 8% कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लिए कंक्रीट जिम्मेदार है। लेकिन ब्रिटेन के वैज्ञानिकों की एक टीम का मानना है कि उसने एक ऐसा तरीका इजाद कर लिया है जिससे इस कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। वो इस्तेमाल किए जा चुके पुराने सीमेंट को फिर से इस्तेमाल करने लायक बना रहे हैं, और वो भी बिजली से चलने वाली उन भट्टियों में जहां स्टील को रिसाइकल किया जाता है। इमारतें बनानी हो या पुल,
आज हर जगह कंक्रीट का इस्तेमाल होता है, मगर इससे प्रदूषण भी फैलता है। इससे भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक टीम इस्तेमाल किए जा चुके सीमेंट की मदद से कार्बन के उत्सर्जन को घटाने की तैयारी कर रही है। इस तरीके को सीमेंट बनाने वाली भट्टियों में पहले ही आजमाया जा चुका है। उन्हें पता चला कि इस तरीके का इस्तेमाल एक और हैवी इंडस्ट्री स्टील रिसाइकलिंग में किया जाता है। स्टील को रिसाइकल करने वाली ये इलेक्ट्रिक भट्टियां काफी गर्म हैं और इन्हें रिन्यूएबल एनर्जी से चलाया जा रहा है। और यहाँ स्टील से गैर ज़रूरी चीज़ों को हटाने के लिए जिन केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, वो केमिकल्स यूज्ड सीमेंट में पहले से ही होते हैं। ऐसे में इस्तेमाल किए जा चुके सीमेंट का इस्तेमाल स्टील बनाने वाली फैक्ट्रियाँ अपनी लागत और कार्बन उत्सर्जन दोनों को घटाने के लिए कर सकती हैं। मगर कैसे? That's the first sample of... ये स्टील की इलेक्ट्रिक भट्टियों में तैयार किया गया लो कार्बन पोर्टलैंड सीमेंट का पहला सैंपल है, दुनिया का सबसे पहला। This is a world first. अगर आप बिना कार्बन के सीमेंट बना सकते हैं तो इसका मतलब है कि हम इन चीजों का इस्तेमाल आगे भी जारी रख सकेंगे। भविष्य में नो कार्बन के हमारे लक्ष्य के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है। It's important to be able to make cement with no carbon in the future. माना जा रहा है कि ये लो कार्बन सीमेंट ब्रिटेन की 1/4 मांग को पूरा कर सकता है, क्योंकि अब इस तरीके से काफी ज्यादा स्टील रिसाइकल किया जा चुका है। ऐसे में इसे दुनिया में आजमाया जा सकता है। इससे सीमेंट बनाने में होने वाले प्रदूषण में भी कमी लाई जा सकती है।